So far we have discussed about the condition for the multiplication of matrices and how the multiplication is actually done. Okay, moving forward, let's see what are the properties of matrix multiplication. The very first property is the matrix multiplication is not always commutative. Important क्या है इधर, ऑलवेज कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल. अब इसका क्या मतलब है, पहले तो सबसे पहले देखो कम्यूटेटिव का क्या मतलब है. अभी 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 3 इंटू 4 कितना होगा 12. वी कैन से 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4. तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव. नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है. मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सामान्यतः हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है. एग्जाम्पल क्या है देखो, अभी मान लो ए मैट्रिक्स है अपने पास में कोई 2x3 का, और बी मैट्रिक्स है अपने पास में कोई 3x2 का. जब भी हम ए इंटू बी करेंगे, जो रिजल्ट होएगा ए बी, उसका ऑर्डर होगा कितना 2x2 का. अभी मान लो हमने किया बी इंटू ए, सही है ना. बी इंटू ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3x3. अभी मेरे को बताओ, क्या ए बी और बी ए जिनका ऑर्डर 2x2 और 3x3 का है, ये कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं. जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है वो इक्वल तो हो ही नहीं सकता है. तो इस केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट, बी ए. समझ आ गया. अब यहाँ पे कोई सोच रहा होगा कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम आ जाता, ए बी का और बी ए का, तो क्या उस केस में कम्यूटेटिव ऑलवेज होगा? मतलब क्या ए बी और बी ए हमेशा बराबर होंगे अगर दोनों का ऑर्डर सेम है? तो आंसर क्या है, अगेन नो. अगर ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम है तब भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए क्या हो जाए, बराबर हो जाए. बिकॉज यू नो फॉर मैट्रिसेस टू बी इक्वल, not only their order must be same, their corresponding elements must also be what, same. Let's take another example. चलो अभी मान लो हमने ए मैट्रिक्स उठाया 2 1 3 4 और बी मैट्रिक्स ले लिया कोई 0 1 2 3. ठीक है. अभी इसका ऑर्डर 2x2 है, बी का भी ऑर्डर 2x2 है, तो ए बी का ऑर्डर भी कितना होगा 2x2 ही होगा. हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 तो 2 और 3 कितना हो गया 5, इधर हो गया 8, 3 और 12 हो गया 15. ठीक है. अब कर लेते हैं बी ए. बी ए का ऑर्डर भी कितना होगा 2x2. ठीक है. अब बी ए के लिए बी का नंबर ऑफ, बी का रो लेना है और ए का कॉलम. तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, फिर 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 और 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 और 12 कितना हो गया 14. ठीक है. अभी ये वाले एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, ए बी और बी ए दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है 2x2, लेकिन फिर भी ए बी और बी ए बराबर नहीं है. तभी हमने बोला कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सामान्यतः कम्यूटेटिव नहीं होता है. अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या कभी भी ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा? तो उसका आंसर भी क्या है, नो. कभी कभी ए बी और बी ए बराबर हो जाएंगे, जो हमने अगले पॉइंट में लिख रखा है यहाँ पे. ए बी और बी ए अगर बराबर हो गए तो ऐसे मैट्रिसेस कम्यूटेटिव मैट्रिसेस कहलाते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर सेड टू कम्यूट ईच अदर. कई बार क्या होता है, ए बी और बी ए जो है वो एक दूसरे का नेगेटिव आ जाता है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ए और बी जो है वो एंटी कम्यूट कर रहे हैं, या फिर ए और बी एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं. तो चलो अभी कोई एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर ए बी और बी ए बराबर हो जाए. अभी तो हमने कैसे एग्जांपल लिए जिसमें ए बी
और बी ए बराबर नहीं थे। कभी कभी हो भी सकता है, जैसे हमने यहाँ पे पहला एग्जांपल नोट किया है। ए डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, बी वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब चलो करते हैं ए इंटू बी कितना होगा। तो करो भैया, ए का रो और बी का कॉलम लेते जाओ एक एक करके। तो पहला रो पहला कॉलम ये हो गया 3। अब लो पहला रो दूसरा कॉलम, तो इधर आ जाएगा देखो 0 0 0 0 हो जाएगा। पहला रो तीसरा कॉलम भी 0 हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम 0 होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम -4 हो जाएगा, फिर 0 0 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और एक बार b इंटू ए करके देख लो। b का रो उठाना है, अभी a का कॉलम लेना है, ठीक है। तो b का रो सेलेक्ट किया, a का कॉलम सेलेक्ट किया, लिख दो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 कितना हो गया 3। अब क्या करना है, b का रो और a का दूसरा कॉलम लेना है। तो देख लो 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 कितना आएगा 0। ऐसे करके देखना एक बार खुद ही। इस वाले केस में हमें क्या दिख रहा है कि ए बी और बी ए इक्वल है। तो अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो उस केस में ए बी और बी ए क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन से डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। ठीक है भाई। कम्यूटेटिव मैट्रिसेस के और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी एग्जांपल देख लो। अगर हमने कोई भी एक मैट्रिक्स उठाया, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो थर्ड ऑर्डर का, और फिर हमने कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया वो भी थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। कोई ए मैट्रिक्स है अपने पास थर्ड ऑर्डर का और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, वो ये मैट्रिक्स पहले भी हम समझ चुके हैं, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स चेंज होता ही नहीं है। अगर हम आई को पहले रखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और ए मैट्रिक्स को बाद में रखें और फिर से वही प्रोसेस रो बाई कॉलम लेके फॉलो करें, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, वही जो मैट्रिक्स है सेम। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का और भी कोई दूसरा मैट्रिक्स कम्यूटेटिव मैट्रिसेस कहलाएंगे, ठीक है। चलो कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर ए बी और बी ए एक दूसरे का नेगेटिव आ जाए। देखो सेकंड एग्जांपल, ए इंटू बी कर लेते हैं। चलो ए इंटू बी विल बी 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाओ तो 1 आ गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज 0, ठीक है भाई। अब b इंटू ए रख लेते हैं। अब b का नंबर ऑफ रो, a का नंबर ऑफ कॉलम, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 हो गया 0, ठीक है। अभी b का पहला रो और a का दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। देखो 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू, तो कितना हो गया -1, ठीक है भाई। अब अगर हम b का दूसरा रो लें और a का पहला कॉलम लें, तो देखो ध्यान से 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, ये भी कितना आया -1, और ऐसे ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा 0। क्या यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो आंसर विल बी 0 1 1 0 एंड दैट इज ए बी। तो फाइनली अपने को क्या मिला, बी ए इज इक्वल टू -AB। इसका मतलब ये एंटी कम्यूट कर रहे हैं, और इसके लिए इन मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे, एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई
सामान्यतः मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरा देखो, दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले ज़रा एक बार ध्यान दो। नंबर्स के लिए अगर हम बोले कि कोई दो नंबर्स हैं, मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रहे, नंबर्स हैं एक्स और वाई दो, इनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स और वाई में दोनों जीरो ना हो? ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। कम से कम एक या फिर दोनों को, या तो एक्स जीरो होगा या तो वाई जीरो होगा, या ऐसा हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों ही जीरो हो जाए। ठीक है, आ रहा है समझ में? एटलीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी जीरो। लेकिन मैट्रिक्स में ये नहीं होता है। मैट्रिक्स में देखो, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। क्या लिखा मैंने, ए इंटू बी डज नॉट इम्प्लाई आइदर ए जीरो और बी जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि ए भी जीरो मैट्रिक्स ना हो, बी भी जीरो मैट्रिक्स ना हो, लेकिन फिर भी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, देखो एग्जांपल, ए और बी ये दो मैट्रिसेस लिए हमने, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते दोनों को, ए इंटू बी। तो पहला रो पहला कॉलम उठाया हमने, ये हो गया जीरो। अगर हम पहला रो दूसरा कॉलम उठाते तब भी आंसर क्या था, जीरो। अगर हम दूसरा रो और पहला कॉलम उठाएं तब भी जीरो है, और आखिरी वाला भी क्या है, जीरो है। तो बहुत ही क्लियर है यहाँ से। हालांकि ए और बी मैट्रिक्स दोनों ही जीरो मैट्रिक्स नहीं है। देख लो, जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो। ए और बी में सारी एंट्री जीरो नहीं है, फिर भी मल्टीप्लिकेशन क्या है, जीरो है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से क्या है, डिफरेंट है। थर्ड देखो, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड नेसेसरली। पहले ज़रा नंबर्स के लिए देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि x इंटू वाई बराबर x इंटू जेड है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि इसका मतलब ये है, दूसरे साइड में ले गए एक्स वाई माइनस एक्स जेड बराबर जीरो, एक्स कॉमन निकाले, वाई माइनस जेड बराबर जीरो। इसका मतलब है एक्स बराबर जीरो या फिर वाई बराबर जेड। तो अगर x इंटू वाई बराबर एक्स इंटू जेड है तो या तो x जीरो रहेगा या फिर y और z क्या रहेंगे, बराबर। ये तो हो गया नंबर्स के लिए। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में फिर से ये वाली बात सही नहीं होगी। मतलब कि अगर a इंटू बी मैट्रिक्स बराबर a इंटू सी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो a मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो जाए या फिर b और c क्या हो जाए, बराबर। ये लिखा गया है यहाँ पे, does not implies b equal to c even if a is not equal to 0। अगर a जीरो नहीं भी है तभी ऐसा हो सकता है कि b और c एक दूसरे के बराबर ना हो। इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में कर चुके हैं। ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला इसमें तीन मैट्रिक्स लिया था हमने, a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स। ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना आया, जीरो मैट्रिक्स आया। ए इंटू सी का प्रोडक्ट भी कितना आया, जीरो मैट्रिक्स आया। इसका मतलब क्या ए बी बराबर ए सी है, बिल्कुल है। क्या ए जीरो है, ए जीरो नहीं है भाई, ए इज नॉट जीरो मैट्रिक्स। क्या बी और सी बराबर है, नहीं है, बी और सी भी बराबर नहीं है। तो क्या समझ आया कि इसमें सीधा कैंसिलेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कहीं पे x इंटू वाई मैट्रिक्स बराबर x इंटू जेड मैट्रिक्स लिखा रहेगा, x को काट के ऐसा सीधा y बराबर जेड मैट्रिक्स बोल देना, ये वाला प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ रहा है? वही हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखा कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। मतलब ये है कि ए बी बराबर ए सी का मतलब ए और ए को ऐसे कट करके बी बराबर सी बोल देना क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऐसा कट नहीं होगा ये। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब अगर मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं तो पहले हम चाहें ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी में उसका मल्टीप्लाई करें, या बी सी का मल्टीप्लाई करके फिर ए में मल्टीप्लाई करें, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ,
यहाँ पे एक बात मैंने लिखी है, कन्फॉर्मल फॉर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? कन्फॉर्मल का मतलब कि वही जो कंडीशन हमने पढ़ी थी ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन की, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो अगर ऐसा है मैट्रिसेस में तो वो कहलाते हैं कन्फॉर्मल मैट्रिसेस। मतलब कन्फॉर्मल टू मल्टीप्लिकेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। तो अगर ए बी बी सी ये सब पॉसिबल है, मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चाहे ए बी को पहले करें बी सी को पहले करें, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट विल बी सेम। और फाइनल फिफ्थ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई। ए इंटू बी प्लस सी को ऐसा ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसे भी समझो कि ए बी प्लस ए सी लिखा है तो इसमें से ए कॉमन निकाला जा सकता है, कॉमन भी ले सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लो कि ए बी प्लस सी ए ऐसे लिखा रहता तो इसमें से अब हम लोग ए कॉमन लेके ऐसा बी प्लस सी नहीं लिख पाते ऐसे, ये गलत तरीका है, रॉन्ग है ये। क्यों? क्योंकि सी ए और ए सी बराबर क्या पता है या नहीं है। पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि सी ए और ए सी तो बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए जो सबसे मस्ट कंडीशन है कि जो कॉमन हम ले रहे हैं वो दोनों ही जगह या तो पहले लिखा होना चाहिए या तो बाद में लिखा होना चाहिए। मतलब अगर x इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई लिखा है, y दोनों जगह बाद में है, तो यहाँ से भी y कॉमन लेके और x प्लस डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा कॉमन वॉमन लेते वक्त। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी है, देख लो ए प्लस बी इंटू सी, तो सी का ए में मल्टीप्लाई हुआ तो पहले ए ही लिखा जाएगा, ए इंटू सी लिखा जाएगा, सी इंटू ए नहीं लिखा जाएगा। पोजीशन का ध्यान रखना है। ठीक है, जो पहले वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। प्लस क्या हो जाएगा? बी सी। कॉमन लेना हुआ तो इसमें से सी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सी दोनों जगह पे क्या है? बाद में है। तो फिर पहले वाले ब्रैकेट में ए प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट। अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं? ध्यान रहे मैट्रिसेस हैं, नंबर्स नहीं है। नंबर के लिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको यही लिखता है, ए स्क्वायर प्लस बी, बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। ध्यान रहे ये नंबर्स नहीं है, बात यहाँ पर मैट्रिसेस की हो रही है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है बेसिकली ये चीज़। करो ये अभी ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, प्लस अभी बी का मल्टीप्लाई दोनों में, तो बी इंटू ए। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर बी इंटू ए लिखा मैंने क्योंकि बी पहले है, प्लस बी इंटू बी। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस क्या? बी स्क्वायर। अब इसको क्या मैं 2ab बोल सकता हूँ? नॉट ऑलवेज, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि ए बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। अगर वो कम्यूटेटिव होते तो ए बी और बी ए सेम रहता और तब उसकी जगह पे 2ab लिख सकते थे, है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। सही कब होता? अगर बोला जाता है कि इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, मतलब ए बी बराबर बी ए, तो इसकी जगह पे ए बी लिख के और फिर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाता। सही है, आगे बढ़ो। ए मैट्रिक्स दे रखा है, आयटा है ये, आगे बताया गया है ए टू द पावर क्या पता करना है? 4x। x कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो चलो पहले ए स्क्वायर कर लिया जाए। i 0 0i 2i 0 0i। ठीक है भैया, करो मल्टीप्लाई। आई स्क्वायर माइनस 1 0, यहाँ 0 और यहाँ भी माइनस 1, ये तो हो गया ए स्क्वायर। अब ए टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब माइनस 1 0 0 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो करके देखो ये 1 0
0 1 आ गया, मतलब ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, वो भी कौन से ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, है कि नहीं। अब a टू द पावर 4 आई बन गया, तो अगर मैं बोलूँ कि a पावर 8 करो, मतलब a पावर 4 का स्क्वायर, मतलब i का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर तो i ही रहेगा भैया, क्योंकि हमें पता है कि i का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स में करो तो वही मैट्रिक्स रहता है। आई स्क्वायर का मतलब हमने आई इंटू आई किया, तो आंसर क्या रहेगा, आई ही रहेगा। करके देख लो, 0 0 1 इंटू 1 0 0 1, आंसर विल बी 1 0 0 1, सही है। अब ए टू द पावर 8 भी आई के बराबर है, तो अब इससे तुम समझ सकते हो ए पावर 12 भी कितना रहेगा, आई रहेगा। तो इन जनरल जो पूछा गया है, ए का पावर 4x किसके बराबर रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड देखो एग्जाम्पल, बोला गया कि x का वैल्यू बताओ, जबकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3x3, दूसरे का भी 3x3, रिजल्ट इसका कितना आएगा, वो भी 3x3, जो कि रिजल्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसके बराबर, आइडेंटिटी, वो भी कौन सा ऑर्डर, 3x3 का। तो बस अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, तुम खुद करना, इसको मल्टीप्लाई करना दोनों को, 3x3 बनेगा ऐसे करके, और उसको किससे कंपेयर करना, इसके साथ, तो x में इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ जो बनेगा वो 1 के बराबर रहेगा, जो यहाँ बनेगा वो 0 के बराबर रहेगा, ठीक है। वहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, a और b 2x2 के मैट्रिसेस हैं। x मैट्रिक्स हमें बताना है इस प्रकार की, a बराबर b इंटू क्या है, x है। अब a बराबर b इंटू x है, तो ये नंबर तो है नहीं कि इसमें हम ऐसा बोल दें कि a अपॉन b बराबर क्या हो गया, x। मैट्रिक्स का ऐसा कोई डिवीजन तो होता नहीं है, ठीक है ना, तो ये डिवीजन नहीं होगा। हाँ, एक और तरीका है इसका, इन्वर्स करके, बट वो तो जब इन्वर्स पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा, फिलहाल अभी कैसे करना है वो देखो। तो ऐसा डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो इसका मतलब अब ये समझो कि a का ऑर्डर कितना है, 2x2, b का ऑर्डर भी कितना है, 2x2। अब अगर मैं x का ऑर्डर m क्रॉस n मान लूँ, तो ये तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब कि m का वैल्यू कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, तो फिर ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2x n, लेकिन आ कितना रहा है, 2x2, इसका मतलब कि n भी कितना है, वो भी 2 है। तो यहाँ से पता चला x का ऑर्डर है 2x2, तो x को हमने मान लिया 2x2 का एक मैट्रिक्स, ऐसे करके लेट, सही है। अब x को जैसे ही हमने माना, तो अब जो गिवन है वो अप्लाई कर लो। गिवन है a बराबर b, x माने 1 2 3 -5 बराबर 1 0 0 2, और इसको हमने बोला a b c d, मल्टीप्लाई करना, कंपेयर करना, 4 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, सॉरी 5th क्वेश्चन देखो, ए और बी मैट्रिक्स दिए हैं, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है। क्या पूछा है, ए बी प्रोडक्ट, मतलब ए बी ऐसा ब्रैकेट करके 2 1 लिखा है, इसका मतलब है ए बी का मतलब तो पता ही है, ए और बी का प्रोडक्ट, और 2 1 का मतलब है कि एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सही है। अब एक तो तरीका है भैया कि a इंटू बी कर लिया जाए, मल्टीप्लिकेशन अब करना हम लोग सीख गए, तो a लिखा, b लिखा, मल्टीप्लाई ऐसा कर लिया, कितने ऑर्डर का आएगा, ए बी का ऑर्डर कितना होगा, 3x2 होगा, ऐसे करके। क्या पूछा गया हमसे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट पूछा गया। तो एक तो है कि भैया पूरा मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन सोचो क्या पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है, क्या हम लोग सीधे ये वाला एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, मतलब बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए बिल्कुल लिख सकते हैं। सोचो ये जो एलिमेंट है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसका मतलब कि अगर हमने ए का सेकेंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम उठाया, तो बस इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ने से ये वाला आंसर आ जाएगा,
है कि नहीं। तो बस देख लो 0 इंटू 2, ये ए बी 2 1 का वैल्यू 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस माइनस 2 इंटू 5 कर लेना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन फॉर ए बी एंड बी ए बोथ टू बी डिफाइन, दोनों को डिफाइन होने के लिए दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, वो भी कैसा, सेम ऑर्डर का। ये एक स्टेटमेंट लिखा है, बताना है तुम्हें सही है या गलत है, पढ़ो ध्यान से वीडियो पॉज करके। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए बी और बी ये दोनों को डिफाइन होने के लिए ए और बी को सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना एकदम मस्ट है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आंसर इज फॉल्स। क्या बोला क्वेश्चन में? डिफाइन होने के लिए, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि ए बी और बी ये बराबर होने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैंने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया 3 क्रॉस 2, तो अब सोचो क्या ए बी डिफाइन होगा? बिल्कुल होगा। कितने ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2। क्या बी ए डिफाइन होगा? बिल्कुल होगा। कितने ऑर्डर का बनेगा ये? 3 क्रॉस 3। तो ये भी डिफाइन है, ए बी और बी ये दोनों डिफाइन है, जबकि ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। हाँ, अगर इसका उल्टा बोला जाए कि अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, तो ए बी और बी ए डिफाइन तो होंगे ही होंगे, दोनों का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? सेम। अगर मैंने मान लो ए लिया 3 क्रॉस 3 का और बी लिया वो भी 3 क्रॉस 3 का, तो ए बी वो भी 3 क्रॉस 3 आएगा, बी ए भी क्या आएगा? 3 क्रॉस 3। डिफाइन है, दोनों का ऑर्डर भी क्या है? सेम है। अब देखो भाई आखिरी क्वेश्चन क्या है, लिखा है शॉप है 6 डजन मैथ बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। इनका सेलिंग प्राइस 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये है। बोला कि अगर सारी किताबें बेच दी जाएँ तो दुकान को कितना रुपया मिलेगा? व्हाट अमाउंट द शॉप विल रिसीव। बड़ा आसान है भाई, एक मैथ की किताब का दाम 80 रुपया है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 6 इंटू 12 मैथ्स के हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, आई होप सबको पता होगा। 8 इंटू 12 फिजिक्स के हैं और 10 इंटू 12 केमिस्ट्री के हैं, मतलब 72 मैथ्स की है, 96 फिजिक्स का और 120 केमिस्ट्री का। अभी मैथ के एक बुक का प्राइस है 80 रुपया, तो टोटल अमाउंट, टोटल मैथ्स की बुक कितनी है? 72, एक बुक का प्राइस कितना है? 80 रुपया। तो मैथ की किताबों को बेच के इतना रुपया मिलेगा, फिजिक्स की किताबों को बेच के इतना रुपया मिलेगा और केमिस्ट्री की किताबों को बेच के इतना रुपया मिलेगा। टोटल करना है तो सबको जोड़ दिया, इतना रुपया हो गया टोटल, ठीक है। ये कर लेना खुद ही। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, यही आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं था। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से करो, तो अभी तो फिलहाल हमने जैसे किया उसमें कहीं मैट्रिक्स का कोई यूज़ तो है नहीं, और ये 2 नंबर का ऐसे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है ना। ऑब्वियसली ऐसा तो फर्जी सा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये बोर्ड के लिए है। तो इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से कैसे करेंगे? तो देखो बेसिकली हमने क्या किया, नंबर ऑफ बुक्स और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किया है बेसिकली। तो इफेक्टिवली हम लोग को 2 मैट्रिसेस बना लेने हैं, ए मैट्रिक्स जो कि रिप्रेजेंट करेगा बुक्स को, बुक्स के नंबर को, और एक बी मैट्रिक्स बना लेना है जो रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग प्राइस को, है ना। सेलिंग प्राइस, फिर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। अब ये मैट्रिक्स हमें खुद बनाना है, और इस तरीके का मैट्रिक्स बनाना है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर पाएँ, ठीक है। 3 तरीके की किताबें हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो
ए तो है किताबों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने चलो ऐसे मान लिया 72, 96, 120 ये मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबें हैं, ठीक है। 1x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो किताबों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी मैट्रिक्स भी अगर 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 मैंने इसको ऐसे लिखा 80, 60 और 40, ठीक है, जो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1x3 का, तो फिर ये मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे हम लोग, देख रहे हैं ना, ए इंटू बी हो पाएगा ना बी इंटू ए हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो लिखने का तरीका है ये वाला बी मैट्रिक्स है, ये गलत हो गया। तो सही कैसे होगा, देखो अब इस तरीके से लिखना है ताकि मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अब यहाँ पर 1x3 जब हमने बना दिया तो ऑब्वियसली वो 3x समथिंग होना चाहिए, और भैया 3 ही तो प्राइस है तो 3x1 होना चाहिए, सही है ना। अब यहाँ पे लिखो मैथ का 80, फिजिक्स का 60 और केमिस्ट्री का 40, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस हो गया ए इंटू बी। देखो 1x3 3x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1x1 का बनेगा 72 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 प्लस 40, ठीक है। सॉल्व कर लेना, ये आंसर होगा। ठीक है, होमवर्क के लिए एक पीडीएफ दी जाएगी आपको, तो वो होमवर्क करते रहना।